बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। मुल्क में क्या सराइयों का बाजार गर्म है। इक़्तिदार के ऐवानों में तब्दीली की अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं और कहने वाले तो कहते हैं कि कोरोना वायरस की वबा न फैलती तो अब तक तब्दीली आ चुकी होती। मीडिया में इतलात ज़ेर गर्दिश है कि हुकूमत अपने इक़्तिदार के आखिरी शबो रोज़ में दाखिल हो चुकी है। इन हाउस तब्दीली या तहरीक अदम एतमाद की सूरत में असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती। तो जितने मुंह उतनी बातें हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में क्या सराइयों ने हलचल मचा रखी है। इक़्तिदार के ईवानों में गर्मी पाई जाती है। आटे चीनी स्कैंडल पर रिपोर्ट ने हुकूमत के सामने कई नए चैलेंज खड़े कर दिए। कहा यह जा रहा है कि शुगर माफिया के वो लोग जो हुकूमत का हिस्सा हैं वो हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। तो मुमकिन है इन क्या सराइयों और अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन ये अफवाहें जोर पकड़ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जहांगीर तरीन या शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत अगर कानूनी कार्रवाई करती है तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि वो हुकूमत का सियासी तौर पर साथ छोड़ दे, जिससे हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं। हाँ साहब, यह हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो गैर मुसद्दका ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि खान साहब ने हर सूरत शुगर माफिया का या कार्टेल का मुहासबा करने का इरादा कर रखा है। अगर उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की गई तो वो असम्बलियां तोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जितने मुंह उतनी बातें। हुकूमती हलकों में हुक्मरान जमात की आपसी रंजिश और बनी गाला ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप और फलाह ग्रुप और फलाह ग्रुप में इख्तलाफात और नाराजगी की इतलात तो मुसद्दका है, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप तहरीक इंसाफ से अलग हो सकता है, इसका फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आता। 25 अप्रैल को रिपोर्ट मंजर आम पर आने और हुकूमत के इकदाम ही इस बात का फैसला करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। बाज़ राय ये भी दावा कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ या शुगर माफिया के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करके हाँ साहब अपनी हुकूमत को खतरे में नहीं डालेंगे। शुगर माफिया के खिलाफ हाथ नरम रखा जाएगा ताकि हुकूमत को सियासी तौर पर किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जबकि ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश है और गर्म है कि हुकूमत की मजबूरी कारकर्दगी पर मुख्तसर हल्के खुश नहीं है और नए सेटअप की तैयारी की जा रही है। इन हालात में जब मुल्क को कोरोना वायरस का सामना है, हुकूमत की जानिब से रिपोर्टों का जारी करना, आटे और चीनी का स्कैंडल मंजर आम पर लेकर आना, ये जाहिर करता है कि कहीं न कहीं कोई सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है, जिसकी वजह से इस वक्त सूरत हाल डू और डाई की तरफ जाती हुई महसूस हो रही है। और दिन न्यूज के प्रोग्राम आज दिन न्यूज के साथ में चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक ने भी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से एक अहम इंकशाफ किया। पर क्या मैसेज उन्होंने खान को कहा है कि खान बस यहाँ पे रुक जा, या क्या है ये? यही है। अच्छा, थ्रेट उन्होंने अपनी तरफ से जो है, थ्रेट नहीं, बस याद दहानी करवाई है कि मैं आपका असल साथी हूं, वो आजम खान नहीं है। आजम तो आप गए तो उसने तो फिर फेडरल सेक्रेटरी होना है या रिटायर हो जाएगा। ठीक, मैंने तो होना है आपके साथ। मैंने तो होना ही होना है और मेरे बगैर आपने नहीं होना। ठीक। और ये मैं बता दूं, अगर जहांगीर तरीन वाकई पीटीआई से चले गए तो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बचनी। कम से कम 20 बंदे वो साथ लेके जाएंगे, कम से कम। और अभी आपने कहा कि उनके तल्लुकात चौधरी के साथ भी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, शहबाज शरीफ के साथ भी बड़े अच्छे हैं। एक जमाने में तो मैंने बहुत अच्छे देखे हुए अपनी आंखों से। हाँ नहीं, उन्होंने केड़ा कोई जो है कोई पर्सनल तो इनका होता नहीं है, ऐसे मसले आते हैं। खान साहब ने वैसे फिर बहुत बड़ा चांस नहीं लिया कि देखे ना, चौधरी बरदरान, जहांगीर तरीन और बड़ी बड़ी जो है देखें, हुमायूं अख्तर, लालिका फैमिली, यू नेम इट, और दे आर देयर, शेयर होल्डर्स हैं या मालिक हैं, हर बंदा जो है हमारे पॉलिटिकल एलीट का वहाँ पे मौजूद है। क्रेडिट तो दियो ना कि सारे खान ने कि आओ फिर मैं देख लेना। इस्लामाबाद के कुछ हल्के कह रहे हैं कि ये खान साहब का आखिरी 30 दिन का टेन्योर रह गया। ओके, इसीलिए जो है वो मैंने उनको रिटर्न ये बताया कि टेन्योर ये 30 दिन का रह गया होगा, लेकिन शहबाज वजीर आजम नहीं बन रहा। तो कौन बन रहा है फिर? अब अगर किसी और को वजीर आजम बनाने की बात हो रही है तो मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन महमूद साहब
इस वक्त एक इतना, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो इक्तदार ना पंजाब में लेने में इंटरेस्टेड है ना फेडरल में। फर्ज करें वो कह रहे हैं हम इक्तदार में आएंगे, हम हालात को ठीक कर लेंगे दिन रात करके, लेकिन ठीक होने के बाद हमें फिर इसी तरह अगर जलील होना है तो हम नहीं आना चाहते। पहले बैठ के डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी, पहले हमसे डिस्कस करें ये मामलात को, क्योंकि मुल्कों की काया पलटना कोई आसान काम नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो मेहनत, हमारे की हुई मेहनत को जो रिवॉर्ड मिला है, आप देखें ना, आपकी एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होती हुई इकॉनमी 2013 की। आगे बढ़ते हैं, वफाकी वज़ीर मुराद सईद गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत जो पैकेज दे रही है गरीबों के लिए आज से 7 प्रोग्राम के तहत, और उसके अलावा भी और बहुत सी अहम बातें। मुराद सईद साहब चूँकि मेंबर कौमी असम्बली भी है, मिनिस्टर भी हैं और खासा के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं, देखते हैं कि वो उस हवाले से क्या फरमाते हैं। मुराद सईद। कमीशन आपने बनाया हुआ है, उसकी रिपोर्ट 25 तारीख को आ जाएगी। उम्मीद है आपको कि 25 तारीख तक जितने भी TORs इन पर बनाए गए हैं वो उस पर डिलीवर कर लेगी कमेटी है। देखिए अरशद भाई, बिल्कुल करेगी। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इससे आप अंदाज़ा लगाए, पाकिस्तान के अंदर हमेशा हम सुनते थे अरशद भाई कि ये शायद खाकान आबासी था, इनके दौर में देखिए कितनी सब्सिडी दी गई, आपकी चीनी की कीमतें बढ़ती थी, आटे की कीमत बढ़ती थी, किसी ने तहकीकात की नहीं की। आप पीपल्स पार्टी के दौर में देखिए, वो तो छोड़े, इनका जो ये मुराद अली शाह है, इसके दौर में जब फाइनेंस मिनिस्टर था, इसने सब्सिडी तो बहुत ज्यादा दी, लेकिन 7 अरब से ज्यादा की एक सब्सिडी की मैं आपको कहानी बताऊं कि अरशद भाई, वो ये नहीं है कि आपने शुगर मिल को जो एक्सपोर्ट कोटा होता है या जो आप शुगर एक्सपोर्ट करते हैं उसके थ्रू जो सब्सिडी दी जाती है वो नहीं, उसके अलावा इन्होंने गन्ने की कटाई या गन्ने की खरीदो फरोख्त और बाकी मामलात में 7 अरब से ऊपर की सब्सिडी दी। और कमाल देखिए, JIT आई थी एक, ओमनी ग्रुप वाला, आपको याद होगा, वो सारा का सारा पैसा जो है वो फेक अकाउंट्स में जा रहा था। कभी किसी ने इसके ऊपर आवाज उठाई? ये तो छोड़े ना, ये तो इनके तो जमीर मर चुके हैं, सवाल तो ये पूछ नहीं सकते, सारे गुलाम हैं। आपका क्या ख्याल है कि मुराद अली शाह आज उनकी बात नहीं करेगा, ओमनी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगा, फेक अकाउंट्स में पैसा नहीं डालेगा, तो ये अगले दिन CM होगा? नहीं हो सकता, ये तो गुलाम है सारे, ये गुलाम बैठे हुए हैं। अभी जो फिगर आई उसमें तो ओमनी ग्रुप का तो बहुत छोटा सा शेयर था, और ये आप ही के कमीशन की रिपोर्ट आई 2013, ये कितने सालों की है? 2015 से लेके 13-14 में 7 अरब की सब्सिडी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। JIT रिपोर्ट आपने पढ़ी है, बल्कि आपने सबसे ज्यादा पढ़ी है, आपके प्रोग्राम भी इसके ऊपर हुए हैं। तो ये वो जो है वो फेक अकाउंट से पैसा निकाला जाता है। अरशद भाई, आप ये देखिए, जुल्म देखिए, किसी ने सवाल पूछा नहीं पूछा, ये सारे प्रोटेक्टर थे अपने दौर में। ये शहबाज शरीफ, इनके जो बेटे, इनकी शुगर मिल है, इनके फिर वो समधी वगैरह जो इर्द गिर्द रिश्तेदार है, इनकी सब्सिडी लेते थे। हुकूमत भी अपनी, बंदे भी अपने, शुगर मिल भी अपने, और यहाँ पे अवाम का पैसा इनके ऊपर लुटाओ, किसी ने नहीं पूछा। आटा चीनी महंगा, किसी ने सवाल नहीं पूछा। आज क्या है अरशद भाई, 22-23 साल जो इमरान खान ने स्ट्रगल की थी ना, 2 नहीं, एक पाकिस्तान में आपके प्रोग्राम में पहले भी आया हूं और हमेशा आके मैं ये बात करता हूं कि किसी के लिए नारा होगा, हमारे लिए ईमान है। इमरान खान जब भी मीटिंग में, जब मेरे 2 साल हो गए इस कैबिनेट के अंदर, जब भी पार्टी के अंदर भी मीटिंग होती थी, उनकी मीटिंग का आगाज भी गरीब बंदे से, मजदूर तबके से। आपने किसी वजीर आज़म को देखा है कि लॉकडाउन की और फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, सबसे पहले वो कौन कहता है कि मेरे मजदूर का क्या होगा, मेरे गरीब का क्या होगा, मेरे रेड़े वाले का क्या होगा? गंदम और चीनी का तो सवाल ये कि जिनके दौर हुकूमत में गरीबों की तादाद बढ़ गई है, गुर्बत की सतह में कमी होने की बजाय इजाफा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, मिडिल क्लास तबका लोअर क्लास में चला गया है और अमीर मिडिल क्लास में चला गया है। वो अगर ये दावा करे कि उन्हें गरीबों और मजदूरों का बहुत दुख और दर्द है, तो फिर उनके बारे में ये क्या कहा जा सकता है कि सादगी पे हाय कौन मर न जाए? क्या हुकूमत ने गरीबों का म्यार जिंदगी बुलंद करने का कोई मनसूबा बनाया? क्या 1% गुर्बत भी खास साहब के आने के बाद कम हुई है? अब सवाल ये कि गरीब और मजदूर की बातें करने वालों ने गरीबों और मजदूरों के लिए प्रैक्टिकली क्या किया है? चले, आज तो हमें कोरोना वायरस की वबा ने घेरा हुआ है, पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, तो आज तो मईशत गिरी हुई है। आज हमारी भी मईशत पहले से गिरी थी, तो दुनिया की गिरी है, तो हमारी उससे भी बस्ट हो गई। लेकिन कोरोना वायरस से पहले रोजगार का मसला तो इससे पहले का मौजूद है, गुर्बत भी इससे पहले की मौजूद है। तो कोरोना वायरस की वबा फैलने से कबल हुकूमत ने कौन सा ऐसा प्लान या सब ऐसी पॉलिसी दी थी जिसमें गरीब या मजदूर का बहुत ख्याल रखा गया हो? अगर गरीबों और मजदूरों का ख्याल होता तो फिर लोग महलों में नहीं रहते। तो जितना गरीबों और मजदूरों का ख्याल हो तो फिर लोग खुद को महलों में नहीं रखते, गरीबों और मजदूरों के दरमियान जाकर रहकर दिखाते हैं। तो असल मसला यही है कि हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है। गरीबों और मजदूरों को, इस साथ तमाम सियासी जमातों का मैं खास की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये सब कहते हैं कि जी हम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि गरीबों और मजदूरों का वोट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा होता है। अमीर तो 2% होते हैं, तो गरीबों को सिर्फ बातों से में ही झांसा दिया जाता है कि तुम्हारी बात हो रही है। और प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले 100 अरब का टैक्स रिफंड करते हैं, अमीरों को पैसा वापस करते हैं। तो इससे बड़ा तजाद और क्या हो सकता है। ऑन द फ्रंट में बात करें फेडरल मिनिस्टर अली जैदी और वो आटे और चीनी के स्कैंडल के ऊपर और जहांगीर तरीन के हवाले से बात करें कि आखिर जहांगीर तरीन का नाम अगर इस रिपोर्ट में आया तो क्या उन्होंने कोई कानून तोड़ा और उस पर हुकूमत का वर्जन क्या है। अली जैदी क्या कहते हैं, वॉच लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतना आला अल्फाज दे दिए 62-63 के तरीन साहब को, फिर भी प्राइम मिनिस्टर साथ साथ क्यों रखा? क्यों समझ नहीं आई प्राइम मिनिस्टर को कि इनसे फासला रखना है जिस तरह अब रखा हुआ फासला? उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी। वो अगर आके कोई चीज पे एडवाइस करते थे तो वो एडवाइस उनकी ली जाती थी, क्योंकि सर ज़राअत की टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया हुआ था उनको प्राइम मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर के अंदर। सो एक सेकंड ना बिल्कुल आपके पास तो पकड़े गए ना, अगर वो हैं तो पकड़े गए आ गया ना। ये तो कानून तोड़ के नहीं मानते, तो खुद देखिए बज़ाहिर तो ये लगता है कि जहांगीर तरीन को उनके मुखालिफ दड़े ने मात दे दी, नॉकआउट कर दिया, हाँ साहब की नजरों में उनकी अहमियत कम कर दी। और एक ऐसी रिपोर्ट जिसके मुताबिक जहांगीर तरीन ने कोई कानून नहीं तोड़ा, क्योंकि अभी तक सब्सिडी लेना खिलाफ कानून नहीं है, लेकिन उनकी अपनी जमात के लोग कह रहे हैं कि फड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अंदरूनी चपकलिश या फिर पुरानी रंजिश है या फिर हाकिम वक्त से कुर्बत की ख्वाहिश है, जिसमें नीचे वाला ऊपर वाले की गर्दन काटता है, उसे साइड लाइन कर देता है। तो हुक्मरान जमात के लोग खुद ये मान रहे हैं कि जहांगीर तरीन गैर कानूनी काम करते पकड़े गए। तो लगता यूं है तो हुक्मरान जमात के एक धड़े को इस बात की बहुत खुशी है कि वो जहांगीर तरीन का पत्ता साफ करने में कामयाब हो गए। जहांगीर तरीन अगर चेयरमैन टास्क फोर्स के इख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे, जो कहा जा रहा है, वो नहीं मानते कि मैं कर रहा था, लेकिन चूंकि ऑफिशियली अनाउंस हुआ कि जहांगीर तरीन चेयरमैन टास्क फोर्स के चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाते हैं, तो अगर वो ये ओहदा इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर हाँ साहब की मर्जी से इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस सवाल का जवाब तो फिर हाँ साहब को देना चाहिए कि जहांगीर तरीन ज़राअत की टास्क फोर्स के चेयरमैन क्यों थे। अब सवाल यह भी है कि अगर आपके बकौल जहांगीर तरीन साहब इलीगल काम करते हैं तो फिर बिल्ली को दूध की रखवाली पर बैठाया किसने था? अब अगर वो बिल्ली दूध पी गई है तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं, उसकी तो जबिलत में दूध पीना है। क्या मिलेगी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पुराना खिलाफ में खार का आगे ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये रिपोर्ट किससे जारी की। हुकूमत इस बात का क्रेडिट भी ले रही है कि रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से जारी की गई आटे और चीनी के स्कैंडल पर, इस पर खास सबको क्रेडिट भी दिया जा रहा है, कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। कामरान शाहिद ने इस पर अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने कुछ अहम बातें की, देखते हैं कामरान शाहिद क्या कहते हैं। बहुत से लोगों के नजदीक, जिनमें आप मुझे भी शामिल कर लें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना कद काठ जो है वो बहुत बढ़ा लिया। उनको बहुत दुनिया ने अप्रिशिएट किया है, जिस तरह तमाम तरीन प्रेशर के बावजूद उन्होंने चीनी और आटे के बहरान के ऊपर जो रिपोर्ट थी FIA की, उसको उन्होंने जारी कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में। पाकिस्तान में हमने देखा है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपने वज़रा के खिलाफ, अपने बंदों के खिलाफ आने वाले स्कैंडल्स को दबा दिया जाता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नया प्रेसिडेंट कायम किया है और ये शो करता है कि एटलीस्ट, बाकियों का तो पता नहीं जिन के नाम आए उसके अंदर, वो तो अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी 25 अप्रैल को, तो ये भी तय होगा कि ये लोग वाक़तन जो है इस काम में मुलव्विस थे मुजरिमाना हद तक या नहीं। लेकिन एटलीस्ट नाम तो आया है। तो इमरान खान साहब जो है उनके हाथ क्लीन है, ये नजर आया। उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उन पर बहुत प्रेशर था। सुनने में आया कि चीनी माफिया की तरफ से बड़ा प्रेशर था कि चीनी 110 रुपये किलो में चली जाएगी अगर ये रिपोर्ट शाया कर दी गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तमाम तरीन प्रेशर लेते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया है। व्यूअर्स, आपको पता होगा आटा जो है वो महंगा बिका, किल्लत हो गई पाकिस्तान जैसी कंट्री में। चीनी 50, 55, 60 करते करते 80, 85 में चली गई और हमने यहीं से, दुनिया अखबार ने इस पे एनालिसिस पेश किया था कि 2 से 3 अरब रुपया लोगों की जेब से गया। और ये अब रिपोर्ट जब सामने आई है तो इसमें जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, अफसोस की हद तक उनमें प्राइम मिनिस्टर के क्लोज लोग भी शामिल हैं, उसमें कैबिनेट के लोग भी शामिल हैं। और इस तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर जो है सबसे बड़ा नाम चीनी बहरान के अंदर जो आया
वो आया है जनाब जहांगीर तरीन। देखिए, खान साहब आटे और चीनी की रिपोर्ट को जारी करने का क्रेडिट जरूर लें, उन्हें क्रेडिट मिलना ही चाहिए, लेकिन कहीं ये ना हो कि नहर से किसी बच्चे को बचाने के लिए कूदने वाले शख्स की तरह बाद में वो ये कहता फिरे कि उन्हें धक्का किसने दिया। अगर तो खान साहब ने अपनी मर्जी और किसी दबाव के बगैर रिपोर्ट जारी की है तो इसका क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर ये रिपोर्ट लीक हुई है या किसी के दबाव पर जारी की गई है या पहले वाली रिपोर्ट को तब्दील करके चार्जेस को हल्का करके रिपोर्ट जारी की गई है तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। जब पूरा मीडिया ये कहता था खान साहब माफिया आपके दाएं बाएं राइट लेफ्ट बैठा हुआ है, तो खान साहब इस बात को नहीं मानते थे, बल्कि मीडिया को बुरा भला कहते थे और मीडिया को अपने मुखालिफिन की फहरिस्त में शुमार करते थे, बल्कि मीडिया को माफिया कहते थे। तो हुक्मरान जमात को, खासकर वज़ीर आज़म को इस बात का इतराफ़ करना चाहिए कि आटा और चीनी बहरान के हवाले से मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। हाँ, सब तो कहते थे कि मीडिया झूठ बोल रहा है, मेरे लोग ठीक है, ये मीडिया माफिया के साथ मिला हुआ है, ये मीडिया मेरे सियासी मुखालिफिन के साथ मिला हुआ है। तो वक्त ने यह साबित कर दिया कि मीडिया ने इस हवाले से भी गलत रिपोर्टिंग नहीं की और मीडिया किसी की इमा पर जहांगीर तरीन या खुसरो मुख्तियार के नाम नहीं ले रहा था, बल्कि अवाम को फैक्ट्स बता रहा था और अभी बहुत से फैक्ट्स बाकी हैं। इसी मीडिया ने खान साहब को अद्वियात की कीमतों में इजाफे से अरबों रुपए कमाने वालों को निशानदेही की और दर्जनों बातें बताई, लेकिन हर बार मीडिया को बुरा भला कहा गया। तो आज तो जब हुकूमत खुद मान रही कि उसके दाएं बाएं ऐसे लोग बैठे हैं तो फिर ये तो मान ले कि मीडिया मुखालफत नहीं कर रहा बल्कि हकायक बता रहा है। आगे बढ़ते हैं और वफाकी वज़ीर रेलवे शेर रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं। खान साहब ने कल जो काबीना में तब्दीलियाँ की, उसके बाद आटे चीनी का स्कैंडल आया, जहांगीर तरीन से खिलाफात की खबरें आई, तो शेर रशीद ने आज इस पर अपने जो मखसूस अंदाज में बात करते हैं तो उन्होंने कुछ बातें की, देखते हैं। कोई दो ग्रुप नहीं है, कप्तान ने अपनी फील्डिंग बदली है, को पता है कि किस किस को बदलना है। रिपोर्ट है ये वक्त से मेरे ख्याल में पहले आ गई है, 25 तारीख को आती तो ज्यादा मुनासिब था। इस मुल्क की बदनसीबी है कि यहाँ बिजनेसमैन सियासत में आता है तो माफिया स्ट्रांग हो गया, लेकिन ये अब फैसला जो है इमरान खान के इम्तहान का भी है। फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं। फैसले मुझे भी नहीं पता थे जो हुए, सब्सिडी का मुझे पता नहीं लगा किस तरह लेके निकल गए। सब्सिडी में असद उमर का कोई रोल नहीं, जाक दाऊद का ऑफ कोर्स वो इंडस्ट्री मिनिस्टर है। इंडस्ट्री मिनिस्टर जो होता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए खड़ा होता है। नहीं ख्याल कोई इख्तलाफात हैं। जहांगीर तरीन और इमरान खान के तल्लुकात काफ़ी गहरे थे और गहरे हैं। अगर जहांगीर तरीन ने कल ये कहा कुछ फ़र्क पड़ा है तो ये फ़र्क दूर भी हो सकता है। शेर रशीद फरमाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि चीनी पर लोग सब्सिडी लेंगे और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ये भी नहीं मालूम कि खान साहब काबीना तब्दील करने वाले हैं। तो फिर सवाल ये कि आप हुकूमत में कर क्या रहे हैं। शेर रशीद वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, काबीना का हिस्सा है और आइन और कानून के मुताबिक तो कोई भी फैसला काबीना से हटके नहीं किया जाता। तो शेर रशीद जो हमेशा अपने सियासी मुखालिफिन के बेडरूम तक की खबरों का दावा करते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें अपनी हुकूमत में क्या चल रहा है उसका बिल्कुल नहीं पता। जो नहीं कहते ना पंजाबी में कि अपनी मंजी थल्ले भी डांग फेरो, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है। ना उन्हें ये पता चल रहा है कि उनकी हुकूमत में क्या चल रहा है, ना वो जिनके बारे में दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ वो कर रहे हैं उन्हें पता है। तो ये भी फरमाते हैं कप्तान ने फील्डिंग तब्दील की है, यानी हुकूमत नहीं चल रही, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, जब चाह फील्डिंग तब्दील कर रही। इसी से अंदाजा होता है कि हुकूमत कैसे चल रही है। हाँ सर, जब क्रिकेट में थे ना तो खिलाड़ियों को दाएं बाएं करते रहते थे, और आज भी जब आटे चीनी का स्कैंडल आया तो वजारतें तब्दील की जा रही हैं, लोगों को फायर नहीं किया जा रहा। अगर तो लोगों को आप निकाल देते, अब ये कहने वाले तो कहते हैं कि हाँ साहब लोगों को एक वजारत से दूसरी वजारत तक दौड़ा कर मार रहे हैं। अब वज़ीर के मामून खसूसी नदीम अफजल चंद ने इसके हवाले से हमद मीर को क्या कहा, जरा वो देख ले तो फिर सूरत हाल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी कि हुआ क्या है। जरा सुने, अगर गंदुम हमें जरूरत है अभी, तो हमने अभी कुछ महीने पहले पिछले साल गंदुम एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और अब हम गंदुम इंपोर्ट करने का फैसला कर रहे हैं। ना एक्सपोर्ट में कोई हर्ज है ना इंपोर्ट में कोई हर्ज है। जी आपने खुसरो मुख्तियार साहब ने कहा कि ना एक्सपोर्ट में कोई हर्ज है ना इंपोर्ट में कोई हर्ज है, जबकि वाजिद जिया साहब की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। अब इसमें नदीम अफजल चंद साहब, ये आदमी जो है खुसरो मुख्तियार, इनको आपने प्रमोट कर दिया है,
इनको आपने प्रमोट कर दिया। अभी 1 घंटा पहले ये सारा कुछ हुआ है। रिपोर्ट मंजर आम पे तफसीलें आने दें, अगर फैक्ट फाइंडिंग आएगी, उस रिपोर्ट आएगी, कैबिनेट में कल जरूर डिस्कस होगी, उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिर फिक्स होगी। जिसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होगी वो कैबिनेट में हो या बाहर हो या नौकरी में हो। दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि खुसरो बुख्तियार को तो प्रमोट कर दिया, वो वजीर इक्तिसाद बन गए, अगला बजट पेश करेंगे। अभी जब रिपोर्ट वो आएगी, जब पब्लिश होगी बकायदा, अभी तो लीक हुई है ना, अभी लीक हुई है, अभी रिपोर्ट पर अभी पेश तो नहीं हुई, 25 तारीख को आनी है रिपोर्ट। अच्छा, लीक हुई है, अभी तो लीक हुई है। किसने लीक की है? वो तो की होगी किसी ने। जिसने लीक किया है उसका एक ख्याल है कि शायद मैंने आज अपने कॉलम में उनका जिक्र कर दिया, मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिखा कोई वैसे। अच्छा, मैंने वैसे आपका कॉलम नहीं पढ़ा, किसका जिक्र किया आपने? मैंने किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो बता दें, मैं बाकी नहीं आपका कॉलम पढ़ा। वो रिपोर्ट जो है वो तो मोहम्मद मालिक साहब ने अपने टीवी चैनल पे उसको ब्रेक किया ना रिपोर्ट को, तो उसके बाद फिर हुकूमत ने भी, अब आपने लफ्ज इस्तेमाल किया लीक। नहीं, मैं तो लीक ही कहूँगा, अभी पेश नहीं हुई, अभी अगर रिपोर्ट आई। वज़ीर आज़म साहब ने तो कह दिया ना, आज ट्वीट कर दी कि हाँ, उन्होंने कल ट्वीट कर दी थी कि जनाब ये पहली दफा हुआ, ये बहरहाल जो भी है वो तो होगा, लेकिन अभी रिपोर्ट जब बाकायदा कैबिनेट में आएगी, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी या प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करेंगे, फिर उसको रिपोर्ट माना जाएगा। जी खुरम। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि रिपोर्ट अगर हुकूमत ने जारी की होती तो इसका इल्म कभी ना कभी होता है, कम अज कम वज़ीर आज़म की टीम को तो इसका इल्म होता है। जब रिपोर्ट हुकूमत ने जारी नहीं की तो फिर हुकूमत किस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? रिपोर्ट लीक कराने वालों ने लीक कराई, और जिन्होंने मीडिया पर ब्रेक की वो किन हलकों के ज़ेर असर है, किन लोगों के दोस्त हैं, उनका भी सबको अच्छी तरह इल्म है। ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट किसी आम रिपोर्टर के हाथ लग गई और उसने ब्रेक कर दी। तो मेरा गुमान तो ये है कि रिपोर्ट लीक इसलिए कराई गई है कि हुकूमत उसे जारी करने का इरादा नहीं रखती थी। रिपोर्ट लीक होने का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई तो ये कहा गया कि 25 अप्रैल को रिपोर्ट का इंतजार करने के बाद कार्रवाई करेंगे, यानी मामले को फिर इल्तवा में डालने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर भी कायम न रह सके और दबाव इतना बढ़ गया कि कप्तान ने खिलाड़ी तब्दील नहीं किए बल्कि पूरी फील्डिंग तब्दील कर दी। अगर हुकूमत ने ये रिपोर्ट जारी की होती तो मेरे नजदीक फिर हड़बोंग बिल्कुल ना मचती। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पुराना खिलाफ रहे और मैं हूँ फार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़। अब बात करते हैं आटा चीनी कैडेट के हवाले से। हुकूमत ने चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट शाया करने का कैडेट तो ले लिया है और शुगर माफिया से टकराने और उनका तिया पाचा करने के दावे भी कर दिए कि टकरा जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीनी की कीमत में 1 रुपया फी किलो भी कमी हुई? क्या बाजार में इस रिपोर्ट के बाद चीनी के दाम कम होंगे? चीनी तो उसी कीमत पर बिक रही है, तो इस रिपोर्ट को शाया करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि बाजार में चीनी के रेट कम हो जाते। कार्टेल अगर गुस्से में है तो चीनी की सप्लाई रोक देता, यानी अगर शुगर माफिया धमकियां दे रहा हुकूमत को तो वो चीनी की सप्लाई रोक देता, और अगर हुकूमत ने एक्शन ले लिया है, रिपोर्ट शाया कर दी है, तो फिर चीनी की कीमत कम हो जाती। मगर दोनों तरफ से फिलहाल ठंड है, अब भी चीनी मार्केट में 85 से 90 रुपए किलो के दरमियान बिक रही है। यूटिलिटी स्टोर पर इसका रेट कुछ कम है, 65 से 70 रुपए के दरमियान बिकती है, मगर बाजारों में अब भी इसकी कीमत पुरानी है जो रिपोर्ट शाया होने से पहले थी। तो इसका मतलब है कि चीनी पर जो माल कमाया जा रहा है उसका सिलसिला अब भी जारी है। रिपोर्ट जारी होने के बाद भी अवाम की जेबों पर रोजाना की बुनियाद पर डाका तो पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि अब जो चीनी बाजारों में बिक रही है उस पर भी 30 से 35 रुपए फी किलो मुनाफा हासिल किया जा रहा है। वो किसकी जेब में जा रहा है और किसकी मर्जी से जा रहा है? असूली तौर पर तो ये रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत को चीनी सस्ती करने के अहकामात जारी करने चाहिए थे, लेकिन चीनी अब भी महंगे दामों बिक रही है। तो इस रिपोर्ट के आने का और तहकीकात कराने का फिलहाल फायदा क्या हुआ? अगर चीनी अब भी महंगे दामों बिक रही है और हुकूमत की मर्जी से बिक रही है, चाहे वो चीनी जहांगीर सिंह की शुगर मिल से आ रही है या जरदारी साहब की शुगर मिलों से आ रही है या खुसरो बख्तियार की शुगर मिलों से निकल रही है या मूनस लाई को या शरीफ खानदान को इसका हिस्सा जा रहा है या किसी और सियासी खानवादे को उसका फायदा मिल रहा है, तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये जो रिपोर्ट अभी आई है जिसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा किया गया है, तो बज़ाहिर ये लगता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद शुगर कार्टेल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें तो शायद मजीद मोहलत मिल गई है
कि अभी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, तो चीनी जितनी महंगी बिकती है देखते जाओ, तो बाकी की चीनी भी 25 अप्रैल तक बेचकर अपनी जेबें भी भर ले, या फिर उनकी जेबें भी भरते रहें जिन्होंने उन्हें माल कमाने की मोहलत दी है। अब आपको दिखाएंगे कि इस मामले में हुकूमती शख्सियात में कॉन्फ्लिक्ट किससे कैसे पाया जाता है कि रिपोर्ट ये पहले दिखाते हैं आपको। शहजाद अकबर साहब जिनके मामले सूसी है, उन्होंने ये दावा किया कि ये रिपोर्ट उन्होंने किसी को दी थी। तो क्या कहते हैं शहजाद अकबर साहब, जरा पहले उनकी बात सुन लेते हैं। और यही वाली चीज़ें आके जो जनवरी में हम कहे थे, अब इसने इंक्वायरी ने साबित करी। इंक्वायरी रिपोर्ट मिली कब और क्या ये लीक हुई या आपने खुद मीडिया को रिलीज किया? देखिए अरशद, ये मैं वैसे बड़ा हैरान हुआ आज सुबह जब मैंने, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, बड़ी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने आज एक कॉलम भी लिखा और साथ ट्वीट भी की कि हुकूमत ने ये रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करनी थी। मालिक हैं, मोहम्मद मालिक हैं, आपके प्रोग्राम में भी आते रहते हैं, बल्कि परसों में उनके प्रोग्राम में था, तो उन्होंने ये लीक की तो गवर्नमेंट को लेने के देने पड़ गए। तो मैंने, और उससे पहले मैं मीर साहब के प्रोग्राम में आज रात के लिए इनवाइटेड भी था, तो मैंने उनको फिर ट्वीट पे उसका जवाब देना मुनासिब समझा और मैंने कहा कि हजूर, ये किसी ने लीक नहीं की, गवर्नमेंट ने इसको रिलीज़ करने का फ़ैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया। मालिक साहब को मैंने इस रिपोर्ट की कॉपी दी, दुनिया टीवी को दी, ARY को दी, जियो को दी, हर किसी को दी, अखबार वालों को दी, क्योंकि जब आप एक रिपोर्ट कर देते हैं 4 तारीख को जिस हामिद मीर साहब जितने स्मार्ट जर्नलिस्ट हैं वो यही आपसे लेना चाह रहे थे कि आप 4 तारीख को, ये मैं इस अपने साथ फाइल लेके आया हूँ। ये फाइल अगर आप दिखा सकें, ये फाइल के ऊपर ये 3 तारीख को मुझे मार्क हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कि द मिनिस्टर इज प्लीज टू मेक दिस रिपोर्ट पब्लिक। और उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ कि इसमें प्रेस रिलीज बनाई जाए, PID को दी जाए और PID से रिलीज की जाए। ये उन्होंने मुझे पूरा एक ड्राफ्ट बना के, जो सरकारी सिलसिला होता है, ये पूरी मैं फाइल साथ लेके आ गया हूँ। 31 मार्च को फाइनल इसकी कॉपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिसीव होती है। 3 मार्च को मुझे मार्क होती है कि आप इसको पब्लिक करें और 4 मार्च को मैं इसको पब्लिक कर देता हूं। तो इतना वो खामखा एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की गई। इस चीज़ को मानिए आप, तो इस चीज़ को बिल्कुल मानने से कासिर हैं कि ये इतना बड़ा स्टेप उन्होंने दिखाया है कि इसको कहते हैं खुद एहतसाबी। हम एहतसाब के वादे के साथ आए थे और साथ हमने खुद एहतसाबी भी की है। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे आप 2 मिनट देखिए, हुक्मरान जमात ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि आटे और चीनी के स्कैंडल के हवाले से रिपोर्ट हुकूमत ने जारी की है, जबकि मीडिया का हिस्सा इसरार कर रहा है कि रिपोर्ट हुकूमत ने जारी करना ही नहीं थी अगर ये लीक ना होती। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद नदीम अफजल चंद कि उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में क्या कहा। वैसे तो हुकूमत के दावे पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं है, मैं तो मान लूंगा कि हुकूमत कह रही है कि रिपोर्ट हुकूमत ने लीक की है तो मान लेते हैं खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें उनकी हुकूमत के लोग मुलज़म समझे जा सकते हैं, उनकी हुकूमत को के ऊपर बात आ सकती है, वो रिपोर्ट वो आम कर दी है, तो खान साहब को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ा बोल्ड काम किया है। लेकिन इस रिपोर्ट के चंद घंटों बाद क्या हुआ कि वो अपनी उस बात पर क्यों स्टैंड नहीं ले सके कि रिपोर्ट के फ्रांसिक ऑडिट तक यानी 25 अप्रैल तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी कि रज़ाक दाऊद भी ओहदे से गए, जहांगीर तरीन को भी एक फर्जी ओहदे की सरबराही से सबकदोश कर दिया गया, पंजाब के वज़ीर खुराक से भी इस्तीफा ले लिया गया, अभी सुना है और भी बहुत सी तब्दीलियां हो रही, बहुत से लोग आ जा रहे हैं। खान साहब ने उस रिपोर्ट का फ्रांसिक होने तक इंतजार क्यों नहीं किया? तो यही बात इस मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि रिपोर्ट लीक हुई, फिर उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश की गई और घबराहट में उठापटक शुरू कर दी गई। अब प्रेस रिलीजों की बात है ना, तो प्रेस रिलीजों के बारे में ये बहुत बड़ा काम नहीं है। किसी भी प्रेस रिलीज पर आप पिछली तारीख डाल दे और ये कि जी हमने तो 3 दिन पहले जारी कर दी थी, कौन सा मुश्किल काम है? पुरानी तारीखों पर 10-10 प्रेस रिलीज निकाल दे। सवाल तो है कि अगर आप सबको बैक वक्त एक प्रेस रिलीज जारी की गई होती तो फिर सारे खबरों को ब्रेक करते, सिर्फ एक प्रोग्राम में ब्रेक क्यों की गई? तो हालात वाक़ियत का तसलसल हुकूमत के इस दावे की नफी करता है कि रिपोर्ट हुकूमत की इमा पर जारी की गई। अब वज़ीर के मामून खसूसी नदीम अफजल चंद ने इसके हवाले से हामिद मीर को क्या कहा, जरा वो देख ले तो फिर सूरत हाल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी कि हुआ क्या है। जरा सुने, अगर गंदुम हमें जरूरत है अभी, तो हमने अभी कुछ महीने पहले पिछले साल गंदुम एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और अब हम गंदुम इम्पोर्ट करने का फैसला कर रहे हैं। ना एक्सपोर्ट में कोई हर्ज है ना इम्पोर्ट में कोई हर्ज है। जी आपने खुसरो बुख्तियार साहब ने कहा कि ना एक्सपोर्ट में कोई हर्ज है ना इंपोर्ट में कोई हर्ज है, जबकि वाजिद जिया साहब की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। अब इसमें नदीम अफजल चंद साहब, ये आदमी जो है खुसरो बुख्तियार, इनको आपने प्रमोट कर दिया है।
इनको आपने प्रमोट कर दिया। अभी 1 घंटा पहले ये सारा कुछ हुआ है। रिपोर्ट मंजर आम पे तफसीलें आने दें, अगर फैक्ट फाइंडिंग आएगी, उस रिपोर्ट आएगी, कैबिनेट में कल जरूर डिस्कस होगी, उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिर फिक्स होगी। जिसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होगी वो कैबिनेट में हो या बाहर हो या नौकरी में हो। दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि खुसरो मुख्तियार को तो प्रमोट कर दिया, वो वजीर इक्तिसाद अमूर बन गए, अगला बजट पेश करेंगे। अभी जब रिपोर्ट वो आएगी, जब पब्लिश होगी बकायदा, अभी तो लीक हुई है ना, अभी लीक हुई है, अभी रिपोर्ट पर अभी पेश तो नहीं हुई, 25 तारीख को आनी है रिपोर्ट। अच्छा, लीक हुई है, अभी तो लीक हुई है। किसने लीक की है? वो तो की होगी किसी ने। जिसने लीक किया है उसका एक ख्याल है कि शायद मैंने आज अपने कॉलम में उनका जिक्र कर दिया। मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिखा कोई वैसे। अच्छा, मैंने वैसे आपका कॉलम नहीं पढ़ा, किसका जिक्र किया आपने? मैंने किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो कॉलम पढ़ा। वो रिपोर्ट जो है वो तो मोहम्मद मालिक साहब ने अपने टीवी चैनल पे उसको ब्रेक किया ना रिपोर्ट को, तो उसके बाद फिर हुकूमत ने भी। अब आपने लफ्ज इस्तेमाल किया लीक। नहीं, मैं तो लीक ही कहूँगा, अभी पेश नहीं हुई, अभी ऑफिशियल अगर रिपोर्ट आई। वज़ीर आज़म साहब ने तो कह दिया ना, आज ट्वीट कर दी कि हाँ, उन्होंने कल ट्वीट कर दी थी कि जनाब ये पहली दफा हुआ, ये बहरहाल जो भी है वो तो होगा, लेकिन अभी रिपोर्ट जब बाकायदा कैबिनेट में आएगी, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी या प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करेंगे, फिर उसको रिपोर्ट माना जाएगा। जी खुरम। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि रिपोर्ट अगर हुकूमत ने जारी की होती तो इसका इल्म कभी ना कभी होता है, कम से कम वज़ीर आज़म की टीम को तो उसका इल्म होता है। जब रिपोर्ट हुकूमत ने जारी नहीं की तो फिर हुकूमत किस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? रिपोर्ट लीक कराने वालों ने लीक कराई, और जिन्होंने मीडिया पर ब्रेक की वो किन हलकों के ज़ेर असर है, किन लोगों के दोस्त हैं, उनका भी सबको अच्छी तरह इल्म है। ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट किसी आम रिपोर्टर के हाथ लग गई और उसने ब्रेक कर दी। तो मेरा गुमान तो ये है कि रिपोर्ट लीक इसलिए कराई गई है कि हुकूमत उसे जारी करने का इरादा नहीं रखती थी। रिपोर्ट लीक होने का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई तो ये कहा गया कि 25 अप्रैल को रिपोर्ट का इंतजार करने के बाद कार्रवाई करेंगे, यानी मामले को फिर इल्तवा में डालने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर भी कायम न रह सके और दबाव इतना बढ़ गया कि कप्तान ने खिलाड़ी तब्दील नहीं किए बल्कि पूरी फील्डिंग तब्दील कर दी। अगर हुकूमत ने यह रिपोर्ट जारी की होती तो मेरे नजदीक फिर हड़बोंग बिल्कुल ना मचती। मोहम्मद मालिक गुफ्तगू कर रहे हैं इसी मौजू के ऊपर, देखते कि उनका तबसरा तजिया किया। मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ किया था कि एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म की टेबल पड़ी है, उसमें फला फला का नाम है, तो अब उसमें तबसरा तजिया उनका क्या है वो भी देखते हैं। मुझे इतना पता है कि तरीन साहब और दूसरे बहुत से लोग 85 में आए इस कारोबार में, एक मिल्स लोगों की शुरू हुई, फिर 6 बन गई, फिर 9 बन गई, फिर हमने बिलियंस देखे सबके, और ये शायद इस मुल्क का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज माफिया का वर्ड आई डोंट वांट टू यूज, एक इंडस्ट्रियल जगरनॉट है। लेकिन आई थिंक असल टेस्ट अब शुरू होगा कि फोरेंसिक सब होंगे, इसका दायराकार कितना, और सबसे बड़ी बात पहले हमने देखना है कि जो की लोग हैं, चाहे वो खुसरो बख्तियार हैं, चाहे हाशिम जवां बख्त हैं, चाहे जहांगीर तरीन साहब हैं, जो क्लियर बेनिफिशरीज हैं और जिनका इन्फ्लुएंस है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, उन पे इमरान साहब क्या करते हैं। असल टेस्ट को कहते हैं ना पुडिंग का, इट्स इन टेस्टिंग द पुडिंग। मैं आपको नाज़रीन ऑन बेसिस ऑफ सर्टिफाइड फैक्ट बता रहा हूं, विदाउट एनी फेयर के गलत होगा। जब कमेटी ने शुरू किया तो कमेटी के एक रुकन को खास तौर पे बल्कि 2 को बड़ी सख्त अल्फाज में कहा गया कि आप इसमें एक हद तक जाएं, इससे आगे ना जाएं। बहरहाल वो टिकाए में तो वो कमेटी काम करती गई। अब जब रिपोर्ट आ गई और प्राइम मिनिस्टर के पास से कुछ दिनों से आई हुई है, वो आई थिंक 14 को शायद उनके पास आ गई थी, तो फिर ये प्रेशर डाला गया कि जी बहुत ज्यादा अपने लोगों के भी नाम आएंगे, दूसरे तो आएंगे, सब कुछ आएंगे, तो आप या तो इस रिपोर्ट को होल्ड कर लें, ये जब फोरेंसिक ऑडिट हो जाएगा तो उसके बाद इकट्ठे रिपोर्ट आप रिलीज कर दीजिए। ख्याल यह था कि शायद फोरेंसिक ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ जाएगा और उसको और फैलाया जाएगा, नहीं 10 मिलों पे ना करें, आप 20 पे करें, 89 मिल्स हैं, ये फोरेंसिक ऑडिट एक एंडलेस एक्सरसाइज होगी। फिर एक गलती हो गई, जब सारी चीजें ढीली पड़नी शुरू हो गई तो फिर प्राइम मिनिस्टर को यह कहा एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी ने कि जी मैं आपका खैर खा हूं, लेकिन बड़े मैसेज बड़ा क्लियर है कि फिर ग्लव्स आर ऑफ, और फिर ये चीनी भी मार्केट से गायब हो जाएगी और 120 पे भी नहीं मिलेगी। पीटीआई के अंदर सर्कल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ये 2 ग्रुप्स की लड़ाई हो गई है। एक ग्रुप है जहांगीर तरीन का ग्रुप, एक है आजम खान साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इनकी आपस में बनती नहीं है, तो आजम खान टकर गए हैं जहांगीर तरीन को, और ये बस। लेकिन आई थिंक दिस इज बिगर देन जहांगीर तरीन, दिस इज बिगर देन आजम खान। ये सबसे बड़ी चीज है, ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, और हम देख रहे हैं अगर एनर्जी का इशू होता है तो उसमें नदीम बाबर साहब बैठे हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो खुद आईपीपी के शेयर होल्डर है, आईपीपी इसको चलाते रहे हैं, वो इस फैसला कर रहे हैं कि आईपीपी के साथ क्या आगे निगोशिएशन होगी, किस तरह होंगी, कुछ नहीं होगा। रजाक दाऊद साहब बैठे हुए, उनकी अभी तक जितनी हमने पॉलिसी देखी है वो स्टेट्स की पॉलिसी प्रोटेक्शन की आ रही है, हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती नहीं देखी, हमने एसएमई का पॉलिसी बनती नहीं देखी, हमने इशू हमें लॉटे केमिकल्स के लिए उनकी तकदो नजर आती है कि 40,000 लीटर मैंने 40,000 टन किस तरह केमिकल मंगवाना है उसके लिए, वो सारी चीजें आ रही हैं। अब
देखिए, बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाएंगे तो बिल्ली दूध नहीं पिएगी तो और क्या करेगी। और यहाँ तो बिल्ली नहीं, बड़े बड़े बिल्ले बैठे हैं। तो असल मसला ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। जब इतना बड़ा खुला तजाद सामने हो तो फिर ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी पर तो सवाल उठेंगे। चीनी के कारोबार करने वाले फूड सिक्योरिटी संभाल के बैठे हैं, आईपीपी वाले खुद आईपीपी के टर्म्स एंड कंडीशन तय करने बैठे हैं, और आईएमएफ के लोग मुआशरे चला रहे हैं और आईएमएफ से कर्ज लेकर चला रहे हैं। शुगर माफिया के लोग भी हुकूमत में बैठे हैं, कीमतें भी खुद ही तय कर रहे हैं। यानी पंजाबी की एक मिसाल है कि जेड़ा पन्नो लाल है। तो तहरीक इंसाफ पर बज़ाहिर उन लोगों का गलबा है जिनके तजारती या कारोबारी मफादात बहुत ज्यादा हैं, और खास साहब हमेशा इसी की नफी करते थे कि ऐसे लोग हुकूमतों में नहीं होने चाहिए। आटे और चीनी की रिपोर्ट तो इत्तेफाक से लीक हो गई या कराई गई, बाहर आ गई, लेकिन अभी तो बहुत से मामला ऐसे हैं जिनकी तहकीकात ही नहीं हुई। और ये मामला भी हमेशा उस वक्त सामने आते हैं जब हुकूमतें बदलती हैं, और अगर कोई मुखालिफ हुकूमत में आ जाए तो फिर वो धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन अगर कोई हमख्याल आ जाए तो उसी में पर्दा डालकर काम आगे चलाया जाता है। तो जो लोग होशियार होते हैं ना, वो हर हुकूमत का हिस्सा बनकर खुद को बचा लेते हैं। जिन्हें सियासत का या नजरिए का बुखार चढ़ जाता है, वो नजरियाती बनने की कोशिश करते हैं, तो वो ख्वाजा साद रफीक या शायद खान अब्बासी की तरह फिर जेल ही काटते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।